है। मैं इमरान खान हूँ। एक तो जो डील वाला मामला है उसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत दफ़ा पहले ये कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये बार बार मैं आपको कह चुका हूँ कि जो उनका बुनियादी मकसद है उससे वो पीछे नहीं हट रहे, अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे, लेकिन बातचीत करने के लिए डेमोक्रेट है, वो हर वक्त तैयार है। फवाद चौधरी ने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहन उनको मिली हैं, अलीमा खान साहिबा, उन्होंने बाहर आकर इमरान खान साहब की इस हवाले से जो नई बातचीत है वो पाकिस्तान की मीडिया को बताई और बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर कर दी। एक तो उन्होंने कहा जो लफ्ज़ है ना डील, उस पर इमरान खान साहब बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है जब लफ्ज़ डील इस्तेमाल किया जाता है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई बात नहीं होगी, मेरा एक ही नुक्ता है पहले दिन से, और अब तक मैं यही कह रहा हूं कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए। जो अवाम ने मैंडेट दिया है हमारी पॉलिटिकल पार्टी को, वो मैंडेट वापस किया जाए, हमारे बेगुनाह कारकुनों को रिहा किया जाए, और उसके बाद जो है वो डील नहीं बातचीत। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा कि डील नहीं बातचीत की जा सकती है, और जो सियासतदान होते हैं, जो जमहूरियत पसंद होते हैं या डेमोक्रेट्स होते हैं, वो बातचीत ही करते हैं, वो हथियार तो उठाते नहीं हैं। उनके पास यही एक रास्ता होता है कि डायलॉग के जरिए से वो दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर डायलॉग्स ना होते तो पूरी दुनिया में सियासतदानों की ज़रूरत ही ना होती, फिर सारे लोग अपनी अपनी फौज बनाते, जिसके बाद ताकत होती वो अपनी बात मनवा लेता। तो एक्चुअली डायलॉग वो चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया में अमन रहता है और दुनिया आगे बढ़ती है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी डायलॉग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डील का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने उसको माइंड किया है, लेकिन बातचीत के लिए भी उनकी शरायत है। उन्होंने कहा जी पहले तो मैंडेट वापस करो ना, और उसके बाद फिर जो बेगुनाह कारकुन है उनको रिहा किया जाए। फवाद चौधरी साहब ने इसको मजीद एक्सप्लेन किया है। गो कि अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ इसको जैसे एक्सप्लेन कर सकती थी उससे बेहतर शायद इस वक्त इसको फवाद चौधरी ने एक्सप्लेन किया इस बात को। बहुत सारे अच्छे लोग हैं तहरीक इंसाफ में, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ लेकर आते हैं, लेकिन फवाद चौधरी की अपनी एक खूबी है। उन्होंने कहा कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान ने डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि ये शहबाज शरीफ है, ये इमरान खान है। आप सियासी वक़्त देख लेना, शहबाज शरीफ की कुछ भी नहीं है अभी। तो अगर इमरान खान ने भी डील की तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, रबड़ स्टैंप, कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत शायद बना भी ले तो इख्तियारात कोई नहीं होंगे, और डरे डरे सहमे सहमे फिरेंगे, पब्लिक की सपोर्ट भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट में वो आए थे, उसके बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को अब खतरा अपने घर से नहीं, बाहर वालों से और उनसे है जो उनको लेकर आए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इतने बहरानों में हमें संभलने की ज़रूरत है। आईन मौजूद है, किसी नए चार्टर की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी का कहना था हमारे मुल्क के जजेस एक तारीख रकम कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक सोशल चेंज आ चुका है। डील से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोई किसी से डील नहीं कर सकता, सिचुएशन ही ऐसी हो गई, सारे फंस गए, कोई किसी से डील नहीं कर सकता। बानी पीटीआई भी डील नहीं करेंगे, अगर बानी पीटीआई ने डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि राब्ते हर जमात से होने चाहिए, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने जो जुमला बोला फवाद चौधरी ने, उन्होंने कहा जी कि डील नहीं एंगेजमेंट। डील कुछ और होती है, एंगेजमेंट कुछ और होती है। एंगेजमेंट की जा सकती है, बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, लेकिन डील नहीं। लेकिन इमरान खान ने बातचीत के लिए भी, डील तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान ने बातचीत के लिए भी जो शराइत रख दी है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। दो चीज़ें बड़ी क्लियरली उनकी बहन ने बाहर आकर बताई। उन्होंने कहा डील पे तो वो गुस्सा कर रहे हैं, दो चीज़ें बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले मैंडेट वापस करो, बेगुनाह कारकुनों को रिहाई दो। दूसरी एक खबर जो बहुत अहम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर शाया कर दिया है। ये दो अलग अलग पेपर हैं। एक जो है वो एक्सपर्ट वाइट पेपर है, 28 सफ़हात पर मुश्तमिल है, इसमें बहुत सारी तफसीलात लिखी है। दूसरा जो वाइट पेपर है वो 234 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है। और मैंने जब इस वाइट पेपर को पढ़ा और इसको देखा, अभी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसमें तफसीलात निकाल रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगा जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ दिया। हर चीज़ को ब्रीफली उन्होंने डिस्कस किया है, यानी किसी भी एक चीज़ के ऊपर अगर वो लिखना चाहते तो 100 सफ़हात लिख सकते थे, लेकिन हर चीज़ को 2-3 सफ़हात के अंदर उन्होंने समअप किया और फिर अगले टॉपिक पे चले गए। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन इंतखाबात को लेकर हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब को दीवार से लगाया गया,
जो कुछ उनकी पार्टी के साथ किया गया, इसके ऊपर मुझे पूरा एक अलग वीलॉग करना है कि व्हाइट पेपर एक्चुअली आपको समझ आना चाहिए और तहरीके इंसाफ कहना क्या चाहती है उस व्हाइट पेपर में बिल्कुल आसान करके मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ये अपने ज़हन में रखें कि बड़ी मेहनत हुई है, प्रोफेशनली इसको हैंडल किया गया है। अल्फाज का चुनाव मैं देख रहा था, हेडलाइंस देख रहा था, उसका जो ऑर्डर है, जिस तरह उसको लिखा गया है कि पहले कौन सी चीज रखनी है, बाद में कौन सी चीज रखनी है, किस तरीके से उसको लेकर चलना है, एक्सीलेंट, बड़ा जबरदस्त तरीके का एक व्हाइट पेपर है। प्रोफेशनली इसको हैंडल किया गया है। इसमें कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं, कुछ खामियां भी हैं, वो मैं बाद में तस्करा करूंगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो इस व्हाइट पेपर को जारी करने के अंदर शामिल थे। ये जो तहरीके इंसाफ का व्हाइट पेपर है, इसको ज्यादा जगह नहीं दी गई पाकिस्तान की मीडिया पे, लेकिन ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर हम एक पूरा वीलॉग करेंगे ताकि तफसीलात आपके सामने आ जाए। इस्लामाबाद की नाज़रीन 3 सीटें पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए और जहां पे जो लीड थी तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों की, वो लगभग सबकी 50-50 हज़ार की लीड थी और इससे ज़्यादा भी थी। तो 50,000 की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म 47 के अंदर हरा दिया गया। अब हुआ यह है कि यह मामला गया अदालत के अंदर और अदालत ने इस मामले पे 20 तारीख को सबको नोटिस कर दिए हैं और तलब कर लिया है। देखिए, इस्लामाबाद की अगर ये 3 सीटें निकल जाती हैं और PMLN के हाथ से निकलकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथ में आ जाती हैं, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में ये रास्ता अदलिया के लिए खुल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जिस मोड में है और जैसे वो प्रेशर नहीं ले रहे, जिस तरीके से वो दबाव में नहीं आ रहे, तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि इस्लामाबाद में ये फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। और अगर इस्लामाबाद में इंसाफ का आगाज़ हो गया तो फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, बाकी सूबों में भी इंसाफ हो सकता है। क्योंकि तहरीके इंसाफ ने जो व्हाइट पेपर दिया ना, सिर्फ इसी को पढ़ ले कि कैसे कैसे 2 नंबरी करके किस किस अंदाज में रिजल्ट्स को तब्दील किया गया है। फॉर्म 45 में क्या किया गया, फॉर्म 47 में क्या किया गया, फिर फॉर्म 47 के मुताबिक फॉर्म 45 के अंदर जो तब्दीलियां की गई, जो ओवर राइटिंग की गई, जो 2 नंबरी की गई, वो कैसे की गई, वो सारी चीजें जो है वो तहरीके इंसाफ ने उसमें लिखी हैं। अब ये जो अहम तरीन खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी दारुल हुकूमत के तीनों MNAs तारक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम नवाज को नोटिस जारी करके हुक्म दिया है कि वो अपने अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 46 20 मई तक अदालत में जमा करवा दें। अब पड़ेगी मुसीबत, यानी अब इनके पास मैक्सिमम डेज हैं 18 फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जमा करवाने हैं। जहां गलती होगी वहां फंस जाएंगे, जिस जगह पे निशानदेही होगी अदालत वहीं पे पकड़ लेगी। ये इलेक्शन PMLN के लिए बचाना बहुत मुश्किल है। इधर बहुत बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को भी अदालत ने हुक्म दिया है कि वो भी इन तीनों हलकों के फॉर्म 45 फॉर्म 46 अदालत में जमा करवाए। अब एक और चीज है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास भी फॉर्म 45 और फॉर्म 46 है, PMLN के उम्मीदवारों के पास भी हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं। अब जब ये तीनों अपने अपने जमा करवाएंगे तो फिर इसके बाद होगा एनालिसिस, और ये चीजें जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी जा सकती हैं। फिर जब मामला सामने आएंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, इसमें सजा भी हो सकती है और सीटें भी इधर से उधर जा सकती हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से अली बुखारी, शुएब शाहीन और आमिर मुगल, उन्होंने नताइज चैलेंज किए हैं और उनके बकौल NA 46, NA 47 और NA 48 इन तीनों हलकों के अंदर जो धांधली हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जीत को हार में तब्दील किया गया है। अब देखते हैं कि 20 तारीख को होता क्या है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि 3 सीटें ये और रावलपिंडी की 13 सीटें ये स्टेट अवे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत गई थी। फिर जो तहरीके इंसाफ ने गुजरात में किया, जिस तरह वो गुजरात में जीती, जिस तरह वो गुजरांवाला में जीती, जिस तरह वो सियालकोट में जीती, रेहाना डार की बहुत बड़ी जीत थी, जिस तरह वो लाहौर में जीते, सवाए शहबाज शरीफ के बाकी सारे उम्मीदवार लाहौर से PMLN के और उनके इत्तेहादियों के हारे हैं। और ये सबको पता है, ये सबको पता है और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। यानी जब असल हकायक सामने आएंगे तो फिर चीजें खुल जाएंगी। बहरहाल अदालत ने यह रिकॉर्ड मांगा है, देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या होता है और यह मामला कैसे आगे बढ़ता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक और काम भी किया कि जो 9 मई वाला मामला है ना, वो इनके गले में फंसा हुआ है और उससे ये निकल नहीं पा रहे।
तो 9 मई वाला मामला जो है, बार बार इनको धमकी भी 9 मई की दी जाती है, सारे के सारे 9 मई को कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। जब उनका कारकुन निकलने लगता है तो 9 मई का वावेला करना शुरू हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर 9 मई पर गूगल ड्राइव का एक लिंक शेयर किया है, उसमें वो कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये एक ऑपरेशन टाइप चीज़ थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए किया गया और बहुत सारे मासूम और बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो 9 मई से रिलेटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेयर किए हैं। शहबाज शरीफ का एक और स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ ने कहा 1992 का वर्ल्ड कप भी इमरान खान ने नहीं जीता था। यानी ये वो शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ है जो जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप 92 का जीते थे तो उन्हें इनाम इकराम दे रहे थे, उनको बुला बुला कर मिलते थे, उन्हें ये कहते थे कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, सियासत में आ जाए। और आज ये इमरान खान के फोबिया का इतना ज़्यादा शिकार हो गए हैं कि इनको इमरान खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मैंने पिछले भी व्लॉग में आपको बताया कि इनका बस चले तो हिरोशिमा नागासाकी के धमाके भी इमरान खान पर डाल दें। मैंने आपको बताया था 9/11 भी इमरान खान पर डाल सकते हैं, कोरोना वायरस भी डाल सकते हैं, पहली दूसरी जंग अज़ीम भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको इमरान खान का फोबिया हो गया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के जो सारे बुरे काम है वो इमरान खान ने किए और एक भी अच्छा काम इमरान खान ने नहीं किया बकौल इनके। 92 का वर्ल्ड कप भी इमरान खान ने नहीं जीता। तो ये फोबिया है जो शहबाज शरीफ को है। एक वक्त था इनकी भी सियासत होती थी, इनके पीछे भी कारकुन होते थे, एक वक्त था इनका तोती बोलता था, लेकिन फिर ये डीले करना शुरू हो गए और कौम को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई। जब लोगों के सामने इनका नकाब उतर गया तो अब लोग इनको फॉलो नहीं करते, लोग इनसे प्यार नहीं करते, लोग इन्हें वोट नहीं देना चाहते उतनी बड़ी तादाद में। तो ऐसी सूरत हाल में जिसको लोग देना चाहते हैं वोट, ये उसको अपना दुश्मन समझते हैं और हर चीज उठाकर लाकर उसके कांधों पर फेंकते हैं। अब जो इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी मानते थे कि 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, शहबाज शरीफ साहब उसमें भी कह रहे हैं कि वो भी इमरान खान ने नहीं जीता। फजलुर रहमान साहब का कराची का जलसा हो या वो एक मार्च का ऐलान करें, लॉन्ग मार्च के ऐलान पे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनको फ्री हैंड देंगे, कोई उनके ऊपर सख्ती नहीं होगी। कराची के अंदर जो है वो बाकायदा एक रूट का प्लान दिया गया है कि फलां फलां सड़कों से आपने नहीं जाना, वहां फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो जलसा कर रही है। एक तरफ रूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हम तो जलसे की इजाजत ही नहीं दी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस शहर में जलसा करने लगे, दफा 144 का निफाज, फौरी तौर पर गिरफ्तारियां, फौरी तौर पर छापे, रस्ते बंद, कारकुनों पर तशद्दुद, बदतरीन मुजाहरे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बेदरेग इस्तेमाल, ये सारा कुछ किया जाता है दहशतगर्दी के मुकदमात समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन फजलुर रहमान भी धांधली की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी धांधली की बात कर रही है। तो तहरीक इंसाफ बात करे तो रिएक्शन कैसा होता है वो आपने देख लिया, फजलुर रहमान बात करें तो रिएक्शन कैसा होता है वो आप देख ले। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं कि रवायती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फजलुर रहमान एक्सेप्टेबल है, फजलुर रहमान काबिल कबूल है। उसकी वजह यह है कि वो लोग ये जानते हैं कि फजलुर रहमान साहब स्टेटस को का हिस्सा है। फजलुर रहमान साहब नाराज जरूर है, उनको सीटें नहीं मिली या जिस डील के तहत हमें लाया गया है फजलुर रहमान उस डील के अंदर शामिल नहीं है, या उन्हें वो मार्जिन नहीं दिया गया जो हमें दिया गया, जैसे हमें जिताया गया वैसे फजलुर रहमान को नहीं जिताया गया। तो ये शिकवे उनके जायज हैं, लेकिन एक्चुअली फजलुर रहमान साहब स्टेटस को का हिस्सा है, ये वो सारे जानते हैं। तो इसीलिए आप देखें, चाहे वो पंजाब में एक्टिविटी करें, चाहे वो सिंध में करें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में करें, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वो तो खुद एहतजाज की इजाज़तें मांगते फिर रहे हैं हर जगह पे, तो वो तो दे देते हैं इजाज़त। लेकिन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाता है और फजलुर रहमान को इजाज़त दी जाती है। यही फ़र्क है एक पार्टी के स्टेटस को का हिस्सा होने और एक पार्टी के स्टेटस को का हिस्सा ना होने में, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक ही तरह की बात कर रही हैं। धांधली हुई है, हुकूमत गलत बनी है, दो नंबरी है, बेईमानी है, फ्रॉड है, यही बात कर रही है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। हुकूमत गिरा दी जाए, जिसका मैंडेट है उसको दे दिया जाए, या आने वाले दिनों में कहेंगे फ्रेश इलेक्शन करवा लिया जाए, तो मुतालबात भी एक जैसे हैं। लेकिन मामला क्या है, एक पार्टी स्टेटस को की है तो उसको अलाउ करते हैं, दूसरी नहीं है उसको अलाउ नहीं करते। नाज़रीन, किसानों के हवाले से एक और बुरी खबर है कि किसान दुश्मनी जो है वो हुकूमत का ऐसा लगता है खासा बन गई है। कोट अद्दू में एहसानपुर सीड फार्म, इसकी जो 2400 एकड़ आबाद और जरखेज ज़मीन, इसको काश्तकार हैं जो बेचारे किसान हैं, गरीब किसान, उन्होंने हुकूमत से लेकर इस ज़मीन को काबिल काश्त बनाया था और इस पर बड़ी मेहनत की थी। अच्छा, इसको जो है वो किसानों से लेकर कॉर्पोरेट फार्मिंग स्कीम के तहत छोटे काश्तकारों से लेकर एक बड़ी कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। और इस मामले पर उमर अयूब साहब से आकर बेचारे किसान मिले हैं और वो ये कह रहे हैं जी हमारी जो ज़मीन है वो वापस लेकर दी जाए।
छोटे काश्तकारों ने ज़मीन को सरकार से पट्टा पर लेकर मेहनत से आबाद किया हुआ है और सरकार को मुआवजा भी अदा करते हैं। वो बेचारे गरीब किसान हैं, लेकिन अब वो कॉरपोरेट बहुत बड़ी उसको कंपनी को दे रहे हैं। एक्चुअली एक चीज़ होने जा रही है पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूं कि सऊदी अरब के अंदर अल्फा लगाने के ऊपर पाबंदी लग गई थी। ये ज़ेरे ज़मीन पानी को पी जाती है। ये एक ऐसी फसल है जो घोड़ों को और जो मवेशियों को दी जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त फसल है, लेकिन ये ज़ेरे ज़मीन पानी को बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है। सऊदी अरब में और गल्फ़ में इस पर पाबंदी लग गई। फिर इन्होंने अमेरिका से मुआहदा किया, कुछ और मुल्कों में इन्होंने कोशिश की तो उन मुल्कों ने इनको इजाज़त नहीं दी। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस किस्म की फसलें लगाकर ये अल्फा और इस तरह की जो अजनास हैं इनको लगाने के बाद इनको ड्राई करके और इनको पैक करके गल्फ़ ममालिक के अंदर भेज रही हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये उसी का एक हिस्सा है। बहरहाल देखते हैं, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।